हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर 2016 का। इसको हम टू पार्ट्स में जो है वो सॉल्व करेंगे। आज हम 40 to 50 क्वेश्चन जो है वो ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। और पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था जिसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था और पूरा जो था वो नोटिफिकेशन डिस्कस की थी, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1, इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड इज एट प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब ये 2016 की बात कर रहा है, तो उस टाइम जो था वो इसका सेकेंड था, ठीक है, इंडिया का। अभी भी एट प्रेजेंट में जो फर्स्ट चाइना एंड इंडिया जो है वो सेकेंड पर है। 2022-23 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंट विथ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड से जो है वो कौन सा रिलेटेड है, तो फ्री ट्रेड का देखेंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये तो होगा नहीं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी डंपिंग, ये डिस्कस करते हैं हम। डंपिंग का मतलब होता है कि किसी कमोडिटी को जो है वो होम कंट्री में या होम मार्केट में, जो मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो महंगे रेट पर जो है वो सेल करना, और जो फॉरेन मार्केट है वहां पर जो है वो चीप रेट पे जो है वो सेल करना, तो वो होता है डंपिंग। और एंटी डंपिंग जो है वो कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी को जो है वो अपनाती है, जो कि मतलब इम्पोर्टेड गुड्स को जब कंट्री में कॉस्ट से कम प्राइस पर जो है वो बेचा जाता है। टैरिफ जो है वो एक तरह के टैक्स होते हैं जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो है वो लगते हैं। तो एब्सेंसेस ऑफ टैरिफ, तो टैरिफ की जो एब्सेंसेस रहेगी दैट मीन्स कि उसका मतलब होगा फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि विदाउट रिस्ट्रिक्शंस के जो है वो ट्रेड होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्लियर। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? बैलेंस्ड ग्रोथ होती है आपका व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ग्रो साइमल्टेनियसली, जब जो सारे सेक्टर हैं वो एक साथ जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मतलब कि तीनों की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं कि वन साइडेड ग्रोथ हो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज ग्रीन वाटर। ग्रीन वाटर जो है वो डायरेक्ट आपका इसमें रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस recommends द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर इसमें बात करें तो इसका आंसर है 23 क्रॉप्स के लिए। ये 2016 के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन है। अभी जो है वो 22 का देखा था, 2022 का, तो उसमें 22 क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द सीरियल्स, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस डज नॉट रेकमेंड द एमएसपी। एमएसपी जो है वो किसके लिए नहीं है? पैडी के लिए है, मेज के लिए है, बार्ले के लिए, बकव्हीट के लिए जो है वो नहीं है। तो की के अकॉर्डिंग आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज द सेंट्रल इशू ऑफ दोहा राउंड ऑफ W2 हैज बीन। ये जो आपका रिलेटेड है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू से है। 2016 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ चीजें जो है वो उसके अकॉर्डिंग भी दी हैं, ठीक है। जो आपका इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, तो जो मतलब करंट का चल रहा है, तो वो 16 के अकॉर्डिंग इसमें बताए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिग्रेशन लाइन x on y, y on x एंड x on y विल कट ईच अदर। तो ये कहाँ पर जो है वो कट करती है? इस तरह से होती है आपकी, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है। जहां पर ये कट करेगी वहां पर होता है आपका पॉइंट x बार y बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू। हार्मोनिक मीन का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? तो इसका जो है वो आपका आंसर होगा डी, ठीक है। तीन तरह के आपका ये देखेंगे हम। एक आता है अर्थमेटिक मीन, एक आता है ज्योमेट्रिक मीन, एक आता है आपका हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक का x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और अगर हम नेक्स्ट अगर ज्योमेट्रिक का देखें तो
यहाँ पर हम इनटू में आएगा, मतलब ए बी, और यहाँ जो भी जितनी वैल्यूज ये रहेंगी की पावर एन, ठीक है। और जो हार्मोनिक मीन है उसका फॉर्मूला होगा एन अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 सो ऑन 1/xn। क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/सिग्मा 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन, if every item of a given series is multiplied by a number say k, which of the following measure will remain unchanged। तो अगर हम इसको, वैसे तो आपका वेरिएंस आता है, अगर की के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो आंसर है गिवन वो डी, और वेरिएंस जो है वो भी आपका दिखा रहा है, बट जो की के अकॉर्डिंग आंसर है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपका मीन भी आएगा इसमें, मीडियन भी है, मोड भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो देखते हैं किसमें है ये। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ये भी है, ए बी, तो बोथ, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ओजीव। ओजीव के थ्रू जो है वो कौन सा आपका ऑब्टेन किया जाता है, तो ओजीव के थ्रू जो आपका मीडियन है, ठीक है। ओजीव आपको पता होगा लेस देन ओजीव होता है और मोर देन होता है, ठीक है। जहां पर आपका ये इस तरह से लेस देन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है और ये मोर देन इस तरह, और जहां सेंटर का होता है वो फिर आपका मीडियन की वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज if for a given series the arithmetic mean is 12 and the variance is 144, then the coefficient of variation will be। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। क्लियर। तो इसमें दिया है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब कि एक्स बार जो है वो आपका 12 है एंड द वेरिएंस इज 44। वेरिएंस जो है मतलब आपका ये जो है वो दिया है 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 का जो है वो, अगर हम इसको 144 करें और ये, तो इसका आ जाएगा 12। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 इंटू 100, तो ये होगा आपका 100, तो आंसर विल बी 100%, ठीक है। तो 12 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिमांड फंक्शन इज एक्स, इसको देखते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 70 बाई पी, देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगी, सपोज x जो है वो आपका ये दिया है, गिवन है, और हमने कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा p, ये होता है। क्लियर। अगर हम इसको जो है वो q माने तो q इज इक्वल टू 70 बाई क्या हो जाएगा p, ठीक है, इस तरह से आएगा। और इसको हम डेरिवेटिव तो डेल्टा q अपॉन डेल्टा p, तो अगर इसको हम लें 70 बाई p का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय, इसको लिखेंगे 70
71/P। क्लियर। उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा, अगर P को हम ऊपर ले जाएं तो 70 और क्या आएगा आपका P-1 हो जाएगी पावर। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 70 -1 एंड P-1 इस तरह से होगा, दैट इज इक्वल टू 70 और यहाँ माइनस और P का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है। इसका जो है फिर आपका हो जाएगा 70 और आपका ये माइनस अगर आगे -70 डिवाइडेड बाय P स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद अगर हम करें P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे P अपॉन क्यू। P जो है वो आपका P अपॉन Q हम ये मान के चले थे, तो 70 अपॉन P इंटू आ जाएगा आपका -70 अपॉन P का स्क्वायर। ठीक है। ये P इस साइड जाएगा तो P का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अपॉन 70 इंटू 70 अपॉन P का स्क्वायर। यहाँ माइनस भी साथ में है। 70 से 70, P स्क्वायर से P स्क्वायर जो है वो कट हो जाएगा और हमारे पास जो है वो क्या रहेगा, ओनली 1। ठीक है। तो 1 आंसर होना चाहिए इसका, दिस वन बी, जो 13 का जो है वो आपका बी 1 आंसर होगा। ठीक है। माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इलास्टिसिटी मतलब माइनस माइनस प्लस। क्लियर। नेक्स्ट है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्राइस is 20 and the elasticity of demand is 2, the marginal revenue will be। तो जो है मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं जरा ये कैसे होगा। इफ फॉर अ मोनोपोलिस्ट, इसमें जो फॉर्मूला हमारा वर्क करेगा तो ये फॉर्मूला होता है P माइनस MC डिवाइडेड बाय P इक्वल टू 1/E। क्लियर। तो इसको जो है वो आपका, इफ फॉर अ मोनोपोलिस्ट प्राइस इज 20, प्राइस जो है वो आपका कितना है, 20 है, एंड माइनस MC डिवाइडेड बाय P 20 इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, 1/2 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 20 माइनस MC और इक्वल टू 20/2 10, और ये जो है वो MC इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। क्लियर। तो 10 देखते हैं आंसर है ये, C का जो है वो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी 14 का जो है वो C हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रेज कर लेते हैं। If interest payment are subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be। तो ये क्या होता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो 15 को हो जाएगा A। अब इसको देखते हैं कि हमारे जो है वो 4 टाइप के एक तरह से डेफिसिट आते हैं। एक आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट अगर हम बात करें तो, दूसरा होता है आपका फिजिकल डेफिसिट, तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और अगर हम टोटल में देखें तो एक होता है आपका बजट डेफिसिट। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एंड अदर देन बोरोइंग, OB लिख दिया। ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट होता है आपका फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर। तो इस तरह से, और बजटरी डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ये टोटल में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल
revenue receipts. Next question. फिजिकल कंसोलिडेशन कैन बी अचीव्ड बाय, फिजिकल कंसोलिडेशन जो है वो कैसे अचीव हो सकती है फिजिकल को मैनेजमेंट करने के लिए? तो गवर्नमेंट का होता है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल जो है रिलेटेड, तो इंक्रीजिंग सरप्लस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ये आएगा, या फिर आपका जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्रीज करना, ये सही है। रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, ठीक है। एफिशिएंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट होना चाहिए। इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है वो नहीं होना, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने पर फिर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी। तो 1 2 3 जो है ये आएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 16 का बी, 1 2 3 जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 16 के बाद 17। Which of the following theory of taxation is also known as tit for tat? tit for tat theory जो है वो आपकी है बेनिफिट थ्योरी। एबिलिटी टू पे थ्योरी हमारी की एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स पे किया जाए। इक्वल सेक्रीफाइस की, हर कोई जो है वो इक्वल सेक्रीफाइस करे, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर जो है वो इक्वल सेक्रीफाइस, मतलब कि जितना वो बेनिफिट, और लीस्ट सेक्रीफाइस जो है वो, ये 3 तरह की आपकी जो है वो 4 तरह की जो है वो ये थ्योरीज बताई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बेनिफिट थ्योरी होगा, कि सेक्रीफाइस जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल की बात करता है और यहाँ पर जो है वो एबिलिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट है कंसीडर द डायग्राम गिवन बिलो। ये आपका जो है वो लॉरेंज कर्व है, वन है तो एक कंट्री का, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और ये आपका लॉरेंज कर्व है, ठीक है। दिस सेगमेंट और दिस सेगमेंट, तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो लॉरेंज कर्व के थ्रू निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a अपॉन a प्लस v, तो आंसर हो जाएगा आपका a। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग इन LDC इक्वल इज, तो लेस डेवलप कंट्रीज में जो मेन सोर्स होता है डोमेस्टिक सेविंग का, वो सेविंग बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट सेविंग। इसका मेन इसका आंसर जो है वो सेविंग बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड जो छोटे छोटे सेविंग करते हैं, तो आंसर जो है वो ये हो जाएगा। 19 के बाद 20th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मोनेटरिस्ट द फिलिप्स कर्व इन द लॉन्ग रन इज, फिलिप्स कर्व जो है वो लॉन्ग रन में सबको पता है वर्टिकल होता है, ठीक है। इन द शॉर्ट रन जो है वो फिलिप्स कर्व इस तरह से बनता है, और लॉन्ग रन में जो है वो फिलिप्स कर्व इस तरह से होता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में ये नेगेटिव रिलेशन जो है वो बताता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर जो है वो क्या आइडिया जो बताया है इसमें, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बताती है आपका फ्री मार्केट डिपेंडेंसी पुअर 21 का जो है वो यस, फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमरली हेल्प द रिच, तो इसके बारे में जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने का क्या कॉज है? तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज होने का कॉज है स्ट्रॉन्गर करेंसी, इंक्रीज टैक्सेस तो नहीं होगा, इंक्रीज्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उससे जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। तो ये 22 का जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में देखो सेल्स, कस्टम और एक्साइज ये हैं, बट यहाँ पर एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ, तो इसका आएगा आपका बी रिच। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से जो है वो पोअर को तो नहीं लॉस ही होगा, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं है, मिडिल क्लास के लिए भी नहीं, तो इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ रिच का होगा यहाँ। नेक्स्ट है 25th विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, तो ये बी इसका हो जाएगा साइक्लिंग, ठीक है।
नेक्स्ट है नॉन डबलमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स, नॉन डबलमेंट, डबलमेंटल होता है एक, नॉन डबलमेंट होता है, तो नॉन डबलमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, इरिगेशन तो डबलमेंटल है, सब्सिडीज भी, इंटरेस्ट पेमेंट इसका नहीं, ये नहीं है, इरिगेशन तो आपका डबलमेंटल है, इसका होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स, और आपका 2 3 तो दिया है 1 2 3 होगा 26 का सी, ये वाला इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर, नॉन डबलमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two firms compete with each other in a Cournot fashion then इसमें आपका आएगा कूरनोट के मॉडल में, तो ईच फर्म व्यू द आउटपुट ऑफ द राइवल्स एज गिवन, तो वो आउटपुट राइवल के जो है वो आउटपुट को देख के चलती है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग डिमांड कर्व थ्योरी एज्यूम्स, किंग डिमांड कर्व थ्योरी जो है वो आपका एज्यूम करती है कि फर्म्स आर कॉम्पिटिटिव विद ईच अदर, फर्म्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कॉम्पिटिटिव है। किंग डिमांड कर्व आपको पता होगा इस तरह से जो है वो होता है, यहाँ पर लेस मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following growth model Leontief production function is used, Leontief production function जो है वो किस में जो है वो यूज हुआ है, तो आपका जो 29 का है वो है आपका हेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इज, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के लिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो आपका परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, हाँ इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी क्यों होगी, क्योंकि जितना परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना, जितना मर्जी जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी है, जैसे टी एंड कॉफी हो गया, ठीक है, तो एक के दूसरे में, एक के बदले में दूसरी का मतलब अनलिमिटेड जो है वो, इनफाइनाइट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मोनोपोसोनी इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर, मोनोपोसोनी की बात कर रहा है तो मोनोपोली का अपोजिट जो है वो मोनोपोसोनी, तो वहां पर क्या होगा, वन बायर होगा एंड ज्यादा सेलर होंगे, तो कहां पर है, वन बायर एंड मोर सेलर्स, ठीक है। 31 का बी, मोनोपोली होता है वन सेलर एंड मैनी नंबर ऑफ बायर्स, एक होता है आपका ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में मैन नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में जो में भी मैन नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका इस तरह से डिमांड का होता है, और AR-MR जो है वो मोनोपोली में लेस इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक होते हैं, तो इस तरह से होता है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इज गिवन बाय, लर्नर्स का जो इंडेक्स है मोनोपोली पावर का वो कौन सा आएगा, तो 32 का जो है वो आपका P माइनस MC अपॉन P, तो C हो जाएगा इसका 32 का C। नेक्स्ट इज हिंदी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 33, in straight line consumption function as income rises the average propensity to consume, इनकम के इंक्रीज होने पर APC जो है वो आपका, ये जो है वो आपका डिक्लाइन होता है, ठीक है, तो 33 का जो है वो आपका B है। in ISLM analysis an increase in money supply will shift dash other things remaining the same, तो LM जो है मनी सप्लाई में चेंज होने पर, इंक्रीज होने पर LM जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो इसका जो आंसर है ये LM का शिफ्ट टू द राइट वर्ड। नेक्स्ट है द मनी मल्टीप्लायर इज डिफाइंड एज, तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है M3 अपॉन M0, तो M0 कहाँ है, C 35 का C। 36 है द सॉसर शेप्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये है आपका स्टिगलर, देखो स्टिगलाइज भी दिया है एक, स्टिगलाइज लाइट्स ये नहीं होगा आपका, स्टिगलर होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज 37, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है
वो आपका डिमांड बढ़ेगी, मतलब तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्सेस, हाँ डायरेक्ट टैक्सेस में अगर रिडक्शन होती है तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। टैक्सेस जो है वो अगर कम होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो, लोग ज़्यादा खर्च करें, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जो है वो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगी। क्लियर। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका अगर कॉस्ट प्रोडक्शन में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो प्राइसेस हाई रखेंगे, दैट मीन्स कि आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। नेक्स्ट इज द इक्वेशन m इज इक्वल टू ky प्लस k1 इज propounded by, तो ये है मार्शल की। 38 का है सी। इन द केस ऑफ कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन द रिटर्न्स टू फैक्टर आर, रिटर्न्स टू फैक्टर की बात करिए ये, ठीक है। तो ये 39 का आपका हो जाएगा डिक्लाइन बी। हु सेड द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक टाइड्स, लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लाइक टाइड्स, तो ये किसने कहा है, ये बोला है अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors was not considered by the 14th Finance Commission in determining state share in the divisible pool, तो इसमें जो है वो आपका 41 का जो है इसमें आपका हो जाएगा सी, फिजिकल डिसिप्लिन। बेसल नॉर्म्स रिलेट टू, ये आपके रिलेटेड हैं कॉमर्शियल बैंक से, 42 का बी। नेक्स्ट इज 43, इफ जीडीपी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4.5, ये क्वेश्चन है तो इसको जो है वो करते हैं सॉल्व। कैसे होगा ये क्वेश्चन, इफ जीडीपी इज growing at the rate of 4.5% and population is growing at the rate of 2.0% and the proportion rate of per capita income, मतलब per capita income क्या होगी, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे कैसे होगा, देखते हैं। ये आपका यहाँ पर कैपिटा जीडीपी जो है, अगर पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो उसका फॉर्मूला है, मतलब पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी मतलब आपका इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पी, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या आ जाएगा, पी सी वाई, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी बाय पी। क्लियर। अब इसमें जो है वो आपका परसेंट पर कैपिटा इनकम निकालना है, तो क्या आएगा, इक्वल टू परसेंट जीडीपी माइनस परसेंट पॉपुलेशन। तो परसेंट यही पूछा है ना कि पर कैपिटा इनकम, द प्रोपोर्शन ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा, तो ग्रोथ रेट जो है वो कितना, तो परसेंट या चेंज इन पर कैपिटा इनकम, तो ये आएगा आपका जीडीपी कितना है आपका 4.5 माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2.5%, तो आंसर है कि 2.5, ए जो है वो 43 का हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट है 44, व्हाट इज द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इन 12th 5-year प्लान इन इंडिया, तो ये 4% था, ठीक है। 45th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप खरीफ रबी, रबी जो है ये आपका मेज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो डी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट इज विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, तो ये इसका है लक्षद्वीप, 46 का ए। नेक्स्ट इज 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस ऑफ, तो इसका है बिहार। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये आपका हाईवे से डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, 48 का हो जाएगा आपका
सी। Which article of the Constitution of India has a provision to constitute a finance commission? से जो आर्टिकल आपका रिलेटेड है 280। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आज हम 50 ही करेंगे, नेक्स्ट वाले जो पार्ट 2 में हम नेक्स्ट के 30 क्वेश्चंस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस? पंचायती राज सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था राजस्थान। तो 50 का जो है वो आपका हो जाएगा सी। ओके, इसी तरह आपको जो है वो ये वीडियोस जो है वो सॉल्व पेपर मिलते रहेंगे। हम लगभग जो है वो अदर स्टेट्स के भी जो है सेट के पेपर भी सॉल्व करेंगे, साथ में अगर पीजीटी जो है हुआ है वहाँ पे या पुराने पेपर जो हैं वो हम सब सॉल्व करेंगे। हिमाचल के सेट के पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो ये सारे पेपर के रिवीजन करने के लिए जो है विद एक्सप्लेनेशन रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।